आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे क्लास 9th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन पर। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई वन शॉट लेक्चर में आप चैप्टर की थ्योरी पूरी पढ़ लो, इसके बाद में हम एक ऐसा सेशन लेकर के आएंगे जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो ये लो जी, आ गया एक ऐसा सेशन जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे किसको? न्यूमेरिकल्स को। और आज के इस सेशन में पर्टिकुलरली हम क्लास 9th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब देखो, मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि मैं आप तक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पहुंचा दूं, जिससे क्या होगा ना कि आपके एग्जाम्स में चाहे किसी भी पैटर्न का कोई भी सवाल आ जाए, XYZ ऊपर से आ जाए, नीचे से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, वो सब आपसे बन जाए। तो एक काम करते हैं, इसी कोशिश में हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। किस चैप्टर के ऊपर? तो मोशन चैप्टर के ऊपर। अब एक बार हम फटाफट से एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने मोशन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस क्या होता है? एक मूविंग बॉडी जो भी पाथ फॉलो करती है ना, एक मूविंग बॉडी जो भी पाथ फॉलो करती है, उस पूरे पाथ की जो लेंथ है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को पाथ फॉलोड से मतलब ही नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मतलब कि कहीं ना कहीं से एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी शुरू तो करी होगी, और जहां से शुरू करी है उसको हम बोल देते हैं इनिशियल पॉइंट, और कहीं ना कहीं उसने जाकर के अपनी जर्नी को फिनिश भी किया होगा। तो जिस पॉइंट पे जाकर के उसने अपनी जर्नी को फिनिश किया है उसको हम बोल देते हैं उसकी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होगा उसी को हम बोल देते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा? जितना भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना भी उसने पाथ ट्रैवल किया होगा, उस पूरे पाथ की लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता। क्या बोला मैंने? कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। हमेशा बड़ा कौन हो सकता है? डिस्टेंस हो सकता है। भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। कब? अगर इनिशियल पोजीशन और अगर फाइनल पोजीशन सेम हो गई। यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक था, ठीक है, क्या था? एक सर्कुलर ट्रैक था। तो इस सर्कुलर ट्रैक में हमने अपनी जर्नी जो है ना पॉइंट ए से स्टार्ट करी थी। तो पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद हुआ क्या? हम इस सर्कुलर ट्रैक के अराउंड जो है ना अबाउट घूमते रहे और अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गए? दोबारा से पॉइंट ए पे पहुँच गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो जब पोजीशन सेम है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। अब अगर हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया तो क्या मिल जाएगा? हमें स्पीड मिल जाएगी। और अगर हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही वेलोसिटी के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जो स्पीड होती है ना वो हमें मूविंग ऑब्जेक्ट की ये तो बताती है स्पीड कि कितने तेज़ी के साथ या कितने स्लोली हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्पीड हमें डायरेक्शन का कोई आप बोल सकते हो कि आइडिया नहीं देती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमें ये तो बताएगा ही कि जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कितने स्लोली मूव कर रहा है या तेज़ी के साथ मूव कर रहा है और एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें वेलोसिटी दे देती है। ठीक है। फिर इसके बारे में मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल किए गए हो तो वो हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हम बोलते हैं कि
थ्रू आउट द मोशन जो स्पीड है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो वहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल करे गए हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है ना कि थ्रू आउट द मोशन जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे मोशन में, यानी कि जहाँ पे जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, तो ऐसे मोशन में हम क्या निकालते हैं, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। साथ ही साथ हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने ये पढ़ा था। एक और एनसीईआरटी का फॉर्मूला था कि सपोज बॉडी जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है, लेकिन वो कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। यानी कि अगर एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड थी, दूसरे सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, तीसरे सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, चौथे सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है जो भी हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, आप बोल सकते हो कि एक यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। तो इस सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, इसलिए हम इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये कब अप्लाई कर सकते हो आप, जब वेलोसिटी चेंज तो हो रही हो और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, लेकिन वेलोसिटी आप बोल सकते हो कि एक यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी आप निकालोगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही वेलोसिटी में चेंज होता है, तुरंत से हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई, तुरंत समझ लो वहाँ पे क्या आ गया, एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको क्या समझाया था कि किसी क्वांटिटी का अगर आपको रेट निकालना हो ना, तो उस क्वांटिटी को आप डिवाइड कर दो किसके साथ, टाइम के साथ, तो वो उस क्वांटिटी का रेट आपके सामने आ जाएगा। अगर ये जो मेरे पास वेलोसिटी का चेंज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर इस चेंज का मैं रेट निकालूं तो कैसे निकालूंगी, इस पूरी क्वांटिटी को मैं डिवाइड कर दूंगी किसके साथ, टाइम के साथ। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आई है ना मेरे पास, ये और कोई नहीं, ये कौन है भाई, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा है वेलोसिटी को चेंज होने में, वो वाला टाइम। तो वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो एक्सेलरेशन भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। भाई देखो, एक्सेलरेशन कब आया एग्जिस्टेंस में, जब वेलोसिटी चेंज हुई है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो ही ना, मतलब कि हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो एकदम ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो जब वेलोसिटी चेंज होगी नहीं तो फिर एक्सेलरेशन क्यों आएगा, उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड में कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे सेकंड में कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकंड हो गई, चौथे सेकंड में कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अल्टीमेटली जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। फिर इसके बाद में इसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब क्या, कि अब आपकी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि पहले वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 3 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 1 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में भी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो अल्टीमेटली आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा था, वो कर रहा था 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ये क्या हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन
हुआ क्या, वेलोसिटी चेंज होती गई, इनफैक्ट वो कम होती गई, तो अल्टीमेटली फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। भाई 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रहा था, आपको कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और अल्टीमेटली जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, रुक गया, यानी कि स्टेशनरी हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई है, इनिशियल कितनी है, 4 है, और सपोज इस वेलोसिटी चेंज में टाइम कितना लगा है, 2 सेकेंड्स लगे हैं, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। माइनस साइन क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक बहुत ही अच्छा सा नाम दे देते हैं, उसका नाम है रिटार्डेशन, है ना। तो रिटार्डेशन कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, इतनी डिक्रीज होगी कि जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है उस समय पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि रिटार्डेशन कब हो सकता है, जब आपका मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ना, सपोज आप कार में ट्रेवल कर रहे हो और कार में आप क्या करो, ब्रेक सप्लाई कर दो। जैसे ही आप ब्रेक सप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, अगर हम मान के चलें कि इनिशियली हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जैसे ही हमने ब्रेक सप्लाई किए तो ग्रेजुअली गाड़ी की जो स्पीड है वो कम होने लगी। 60 से हम बोलते हैं कि 50 हो गई, 50 से 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 10 के बाद सीधे हम बोलते हैं कि 0 हो गई। तो जब गाड़ी पे ब्रेक्स लगाए जाते हैं ना तो समझ लो वहाँ पे किसका केस है, वहाँ पे केस है रिटार्डेशन का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। क्विक रिकैप मैंने आपको करा दिया है कि हमने अपने चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं। अब जल्दी से आ जाओ हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स। अच्छा हाँ, एक और चीज़ और, इस चैप्टर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी पढ़ी थी। कितनी इक्वेशंस पढ़ी थी, 3 ही तो पढ़ी थी। कौन कौन सी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब डेरिवेशन तो मैं यहाँ पे आपको करके नहीं बता रही हूँ, है ना, हम कई बार कर चुके हैं डेरिवेशन। जिस बच्चे को डेरिवेशन सीखना है वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी हो गई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फिर इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम टेकन है। s यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, फिर इसके बाद में ये हो गई कौन सी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर अल्टीमेटली लास्ट आती है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि कौन सी होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसको आप v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हमने ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी हैं, और आज के सेशन में हम जितने भी सवाल करने वाले हैं उनमें ये सभी इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है ना कहीं यूज़ होंगी। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस आई होप आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ चुकी हैं। अगर नहीं बैठी तो कोई बात नहीं, अभी इसको बैठा लो ताकि हम आगे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a car starts from rest and accelerates uniformly over a time of 5 seconds for a distance of 110 meter. Determine the acceleration of the car। यानी कि इसमें हमसे पूछा गया है कि एक कार है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि डेफिनेटली उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u, वो कैसी है, 0 है। भाई आपकी जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फिर इसके बाद में एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, ओवर अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स, यानी कि टाइम कितना लिया गया है, टाइम लिया गया है 5 सेकेंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट चीज क्या दी गई है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर। डिस्टेंस हमारी गाड़ी ने कितना ट्रैवल कर लिया है, डिस्टेंस या इसको हम s लिख देते हैं। ठीक है, कितना ट्रैवल किया है, 110 मीटर। हमसे पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है
कि जो भी आपको सवाल में गिवन वैल्यूज़ है ना, आप उन गिवन वैल्यूज़ को सबसे पहले अपने सोल्यूशन में लिख दो। इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर के ऊपर भी जब वो आपके न्यूमेरिकल्स को आपके सोल्यूशन को देखता है ना, तो एक बहुत ही एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ, बच्चे ने जो सोल्यूशन किया है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली करा है, ये नहीं कि बल्ला डाल दी है कि बस आंसर से मतलब है और प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर आप जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं, अगर आप उनको अपने सोल्यूशन में सबसे पहले लिख देते हो, तो आपके एग्जामिनर को भी वो चीज़ अच्छी लगती है, और साथ ही साथ हमारे लिए भी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है कि हमको ना बार बार क्वेश्चन की लाइंस नहीं पढ़नी होती है। जो भी काम की बातें हैं वो सब हम अपने सोल्यूशन में पहली स्टेप में लिख चुके हैं, तो अब हमें बार बार क्वेश्चन को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए देखो, मैंने भी यहाँ पे सोल्यूशन में कौन कौन सी गिवन वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। यहाँ पे हमको s गिवन है, यहाँ पे हमको टाइम गिवन है, और यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो, अभी अभी जो मैंने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखी थी, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने देखी हैं। अब इसमें से आप खुद ही बताओ मुझे कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके आप यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमको s भी गिवन है, t भी गिवन है और u भी गिवन है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्यों? देखो, अगर आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़ रही है, कैपिटल V की भी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी तो दी ही नहीं गई है। यहाँ पे तो हमको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बताया गया है, तो इसलिए हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलो लगा देते हैं। डिस्टेंस कितना दिया गया है? 110 मीटर्स दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। इनटू टाइम, टाइम कितना है? 5 सेकेंड है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन तो हमको निकालना ही है, तो इनटू ए कर देते हैं। और टाइम यहाँ पे कितना गिवन है? अगेन यहाँ पे टाइम गिवन है 5, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो टी स्क्वायर है, यानी कि आपको टाइम का क्या करना पड़ेगा? आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, टाइम को वो केवल एक ही बार निकालते हैं, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी स्क्वायर दिया है, तो आपको टाइम का स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब क्या हम अपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, 0 से अगर हमने 5 को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? 25। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 25a डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। क्या यहाँ से 5 से 5 कट सकता है? देखो 5 5 जा कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, और फिर से कितना हो जाएगा? देखो 5 2 जा 10, ये भी कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, तो यहाँ पे कितना आ गया? 22 आ गया। ठीक है, अब क्या दोबारा 5 से ये कट सकता है? नहीं कट सकता है, क्योंकि एक तरफ 5 है और दूसरी तरफ क्या है? 22 है। तो अब क्या करते हैं, ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर का, इसको हम LHS में लेकर आ जाते हैं। जब ये LHS में जाएगा तो 22 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 5a, तो ये कितना हो जाएगा? 44 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a। कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, देखो 44 को हमें डिवाइड करना है 5 के साथ, तो 5 8 जा 40, एक डेसिमल आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40। तो कुल मिलाकर के हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन आ गया 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्या हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है? बिल्कुल भी नहीं, एक्सेलरेशन तो हमारा क्या आया है? पॉजिटिव आया है। क्यों पॉजिटिव आया है? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था कि जो कार है वो इनिशियल बेसिकली रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। तो अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा से 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कार है या कोई भी आपके पास जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है। उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होने वाली है? बड़ी होने वाली है।
ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान था ना ये क्वेश्चन, आई होप सभी बच्चों को इस समझ में आया होगा। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, an airplane accelerates down a runway at 3 meter per second square for 32 seconds until it finally lifts off the ground. Determine the distance traveled before take off. यानी कि यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक एयरप्लेन है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है रनवे पे, कितना कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो भी गिवन वैल्यूज है ना क्वेश्चन में उसको आप फटाफट से क्या करो, नोट डाउन कर लो। एक्सेलरेशन दिया गया है, कितना दिया गया है, यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है, 0.2 हटा देना। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है यहाँ पे उसको 32 सेकेंड्स। तो टाइम की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 32 सेकेंड्स। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर टेक ऑफ, यानी कि इससे पहले कि वो टेक ऑफ करे। देखो भाई, अगर आप लोगों ने मेरे हिसाब से तो सभी बच्चों ने देखा होगा कि एयरप्लेन जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, रनवे पे दौड़ता है। रनवे पे दौड़ने के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जब उसकी सफिशिएंट वेलोसिटी आ जाती है तब जाकर वो क्या करता है, टेक ऑफ करता है और हवा में उड़ जाता है। तो एग्जैक्टली हमसे सवाल यही पूछा गया है कि जो एयरप्लेन है वो 32 सेकेंड्स में वो क्या कर रहा है, टेक ऑफ ले रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेट कितना कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर रहा है। तो इतने टाइम में यानी कि 32 सेकेंड्स में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद वो क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, एस को पूछा गया, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल को पूछा गया है। गिवन क्या क्या है, गिवन है यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन और हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम है। अब आप खुद ही सोचो, यहाँ पे भाई जो हमारा प्लेन है वो इनिशियली कैसा होगा, रेस्ट पर ही होगा, है ना। प्लेन तो खड़े ही रहते हैं ना, इसके बाद में जब पैसेंजर्स उसमें आ जाते हैं फिर क्या होता है कि वो धीरे 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 चलना शुरू होता है, रनवे पे थोड़ा सा दौड़ता है, दौड़ने के बाद हम बोलते हैं कि टेक ऑफ करता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी डेफिनेटली उसकी क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली है। तो हमसे एक्सेलरेशन हमको बताया गया है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम यहाँ पे हमको दिया गया है कितना, 32 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता चल गई कितनी है, 0। पूछा क्या गया है, एस पूछा गया है। तो ये तो भाई जैसा हमने पहले सवाल सॉल्व किया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। भाई हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन कौन सी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और कौन सी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो हमें केवल सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से s मिल सकता है ना। अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पता करना हो तो आप सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही पता कर सकते हो। फर्स्ट का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हो ना यूज़, तो वहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो थक हार करके हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। कितना हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s तो हमको निकालना ही है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे हम 0 रख देंगे। टाइम कितना लगा है, 32 सेकेंड्स लगा है, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 3। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एयरप्लेन पहले रेस्ट पे था, फिर धीरे 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 क्या कर रहा है, वो अपनी वेलोसिटी को, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है ना। तो फाइनल वेलोसिटी अल्टीमेटली इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होने वाली है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हमने लिख दिया कितना, 3। अब देखो टाइम कितना है, 32 है, लेकिन यहाँ पे हम 32 का स्क्वायर करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर होता है। कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 = 2 और 2 16 = 32, है ना। अब क्या करोगे, देखो 0 से मल्टीप्लाई करो 32 को तो हमेशा ऑब्वियसली बात है 0 ही आने वाला है। तो s इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इंटू 16 इंटू 32। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर पता है कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1536 मीटर। आई होप ये इजी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 3 को मल्टीप्लाई करो 16 से, 16 को मल्टीप्लाई करो 32 से, तो जब इतना पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1536 मीटर। तो हमारे एयरप्लेन ने इससे पहले कि वो
टेक ऑफ करे, उसने रनवे पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 32 सेकेंड्स में, दिस मच 1536 मीटर। पूरा मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, बस आखिरी की जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी है, ध्यान से करना। 3 इंटू 16 इंटू 32 कितना आ जाएगा 1536 मीटर्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ रेस कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 मीटर पर सेकेंड to 46 meter per second in 2 seconds. Determine the acceleration of the car and the distance traveled. अब यहाँ पे हमको बताया गया कि जो कार है वो इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ दौड़ रही थी, इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड के साथ दौड़ रही थी। फिर इसके बाद में 2 सेकेंड्स में, यानी कि टाइम भी यहाँ पे हमको गिवन है, 2 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 46 मीटर पर सेकेंड। डेटरमाइन द एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन पूछा गया है और साथ ही साथ दूसरी चीज भी पूछी गई है, क्या चीज, डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि एस भी पूछा गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा गया है और डिस्टेंस ट्रेवल पूछा गया है। अब जरा आप खुद ही बताओ एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको अभी करीब 10 मिनट पहले क्या समझाया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। वो कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे ना आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, कौन सी वाली, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। चाहो तो आप ये भी यूज कर सकते हो, या सिंपल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, वो भी लगा सकते हो, एक ही बात है, आंसर तो आपका हर तरीके से आ जाएगा। चलो हम ये वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 46 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 2 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा भाई, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा, ठीक है ना। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 46 को जब माइनस करोगे, 46 में से जब आप माइनस करोगे 18 तो आपके पास आएगा 28। इस 28 को आप डिवाइड कर दोगे 2 के साथ तो आंसर कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो हमसे सवाल में 2 चीजें पूछी गई थी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो एक्सेलरेशन तो हमने निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं, 3 में से आप बोल सकते हो कि 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन से, यानी कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल सकते हो। तो कोई भी यूज़ करो, चाहे सेकंड वाली करो चाहे थर्ड वाली करो। एक काम करते हैं, अपन जो है सेकंड वाली यूज़ कर लेते हैं, कौन सी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई 18 है, टाइम कितना गिवन है, टाइम यहाँ पे लगा है 2 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, अभी अभी हमने कितना निकाला है 14 निकाला है, टाइम यहाँ पे कितना गिवन है 2 सेकेंड, लेकिन टाइम का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 कितना होता है भाई, 18 इंटू 2 होता है 8 1 8, 8 2 16, 2 1 2 3, यानी कि 18 2 36, प्लस ये 2 से ये वाला 2 कट गया है, बचेगा क्या 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 क्या होता है 28 होता है, तो 36 प्लस 28 कर देना। कितना आंसर आ जाएगा भाई, कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 64 मीटर। तो s इज इक्वल्स टू 64 मीटर, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इजी था ना। देखो ऐसा मत सोचना कि मैम बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस करवा रही हैं, हम अपना डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे, आगे जाकर के हम कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ डिफ़िकल्टी लेवल को हम बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, एक साथ नहीं बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को 64 मीटर आंसर कैसे आया है ये समझ में आ गया होगा, ईजी था ये वाला क्वेश्चन भी। चलो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ फेदर इज ड्रॉप्ड ऑन द मून from a height of 1.40 meters, the acceleration of gravity on the moon is 1.67 meter per second square. Determine the time for the feather to fall to the surface of the moon. अब इस पूरे सवाल में एक नया टर्म हमको देखने को मिला है, और वो नया टर्म क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। पता है हमको, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर भी रिवाइज कर लिया अब तो, लेकिन फिर भी अगर बात आ रही है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की, तो क्यों ना इसको हम अभी के अभी फटाफट से एक और बार फिर से रिवाइज कर लें।
भाई एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारी जो प्लैनेट अर्थ है वो क्या करती है, हर एक चीज़ के ऊपर, चाहे वो कोई ह्यूमन बींग्स हो, चाहे फिर वो कोई एनिमल हो, प्लांट हो, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, सभी चीज़ों के ऊपर हमारी प्लैनेट अर्थ क्या करती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, सभी चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है, वो खींचती है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आई रिपीट, जो अर्थ सभी चीज़ों पर, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण क्या होता है ना, अर्थ की बेसिकली अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो इस अर्थ की ग्रेविटी के कारण क्या होता है ना, एक मूविंग ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, चलो इसको भी हम समझ लेते हैं। सपोज मेरे हाथ में क्या है, एक बॉल है, और इस बॉल को मैं एक पर्टिकुलर हाइट h से ड्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, हाथ में बॉल है, बॉल को मैं एक हाइट से ड्रॉप कर रही हूँ। अब जब इनिशियली मेरे हाथ में जो बॉल है वो रेस्ट पर है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, है ना। फिर क्या होगा, जैसे ही मैं बॉल को छोड़ूंगी, अब जैसे ही मैंने बॉल को छोड़ा, अर्थ है नीचे, ग्राउंड है नीचे, अर्थ क्या करेगी, उसके ऊपर एक ग्रेविटी लगाएगी, और इस ग्रेविटी के कारण क्या होगा, मेरी जो बॉल है, जैसे ही मैं उसको अपने हाथ से छोड़ूंगी, मेरी जो बॉल है वो नीचे जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, और तब तक मूव करेगी जब तक कि वो अर्थ के सरफेस पे ना पहुंच जाए, है ना। तो हुआ क्या, मेरी जो बॉल है वो अर्थ के ग्रेविटी के कारण मोशन में आ गई। भाई अगर अर्थ खींचती ही नहीं बॉल को नीचे की तरफ, तो बॉल वहीं की वहीं रहती। अगर मैं उसको छोड़ भी देती तो भी मेरी जो बॉल है वो हवा में ही तैरती रहती, वो नीचे गिरती नहीं। नीचे क्यों गिरी, अर्थ की ग्रेविटी के कारण गिरी, है ना। अब क्या हुआ कि जिस समय बॉल नीचे गिर रही थी ना, गिरते गिरते उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होने लगी। भाई इनिशियली मेरे हाथ में जो बॉल थी उसकी वेलोसिटी 0 थी, वो रेस्ट पे थी। जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, बॉल नीचे गिरती गई, और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती गई। कैसे चेंज होती गई, इंक्रीज होती गई वेलोसिटी। और हमने अभी पढ़ा है कि जहाँ वेलोसिटी में चेंज हुआ, समझ लो वहाँ पे क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है एग्जिस्टेंस में। तो बॉल जैसे ही नीचे गिर रही है, उसके मोशन में एक्सेलरेशन आ गया है। और वो एक्सेलरेशन क्यों आया है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण आया है। अगर अर्थ की ग्रेविटी होती नहीं तो बॉल नीचे आती नहीं, बॉल अगर नीचे आती ही नहीं तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन भी नहीं आता। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, g इज इक्वल्स टू, हाँ इसको हम बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कितनी हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये आप नहीं भूलोगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने अब तो ग्रेविटेशन चैप्टर भी रिवाइज कर लिया है। तो अगर आपको याद हो तो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो मून है वो भी क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है ना, उसका भी क्या है, अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून पर भी क्या होता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है एक्सेलरेशन मून पे, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मून की बात करी जा रही है या अर्थ की बात करी जा रही है। वरना क्या होगा ना, जैसे बच्चे देखेंगे कि अरे वाह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सवाल है, तुरंत हम बोलते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू रख देंगे वहाँ पे उठा करके। लेकिन यहाँ पे अर्थ नहीं, यहाँ पे मून की बात हो रही है। और मून पे कितनी होती है वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको रखना है एक्सेलरेशन की जगह। ठीक है, अब क्या है ना कि एक्सेलरेशन, ये जो स्मॉल जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, आप खुद ही सोचो। जब हमने अपनी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बॉल जब ऊपर से नीचे जा रही है तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, है ना। इनिशियली बॉल हमारी 0 थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे गई तो अल्टीमेटली उसने कोई ना कोई एक वेलोसिटी तो अटेन कर ली होगी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, बड़ी है। यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करो, अब आप अपनी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंको तो क्या होगा, तब देखो जब आप किसी चीज़ को मूविंग या किसी भी बॉल को, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हो ना, तो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हो।
जैसे कि अगर मैंने बॉल को फेंका है तो मैं किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकूंगी, यानी कि सपोज 5 मीटर पर सेकेंड की मैंने वेलोसिटी के साथ अपनी बॉल को फेंका है ऊपर। अब क्या होगा, बॉल जो है इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि भाई नीचे कौन है, नीचे अर्थ है और वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रही है। तो बॉल को मैंने ज़बरदस्ती क्या किया है, ऊपर तो फेंक दिया है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और अल्टीमेटली h हाइट पर जा करके, एक पर्टिकुलर हाइट पे जा करके उसकी जो वेलोसिटी है बॉल की, फाइनल वेलोसिटी, वो कैसी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से बॉल नीचे गई थी, लेकिन ऊपर जाने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। और जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तब क्या होगा, उसके बाद बॉल अब नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी लेकिन फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गई, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है कि अ फेदर इज ड्रॉप्ड ऑन द मून फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.40 मीटर। तो सबसे पहले तो h या हाइट कितनी दी गई है, h या हाइट दी गई है इसकी 1.40 मीटर, यानी कि मून के सरफेस से 1.40 मीटर हाइट से एक फेदर को ड्रॉप किया गया है। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, पता क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, डिटरमाइन द टाइम फॉर द फेदर टू फॉल टू द सरफेस ऑफ द मून। हमको टाइम पता करना है कि कितने टाइम पर ये जो फेदर है ये मून के सरफेस पे आकर के गिर जाएगा। तो देखो, हाइट आपको पता है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, टाइम आपको निकालना है। इसके अलावा आप क्या पता कर सकते हो, इसके अलावा मैंने आपको अभी भी बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, 0 हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आपको सवाल में h गिवन है, a गिवन है, u गिवन है, क्या लगा दोगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे। अब जो कि ये क्या है, एक वर्टिकल मोशन है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम s की जगह पे क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। तो कितनी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, u कितना है, 0 है, टाइम कितना यहाँ पे है, टाइम तो हमें निकालना ही है, प्लस हाफ ऑफ a कितना है, a है 1.67, टाइम तो हमको निकालना ही है लेकिन टाइम को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। h की जगह पे हम क्या लिख देंगे, h की जगह हम लिख देंगे 1.40। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका कुल मिला करके आंसर कितना आने वाला है, देखो जब आप इतने पूरे को सॉल्व करोगे ना, इतने पूरे को, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.40 इज इक्वल्स टू 0.835 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1.67 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, 0.835 इंटू टी स्क्वायर। अब क्या करोगे, टी स्क्वायर को रहने दो, 1.40 को आप डिवाइड कर दो किसके साथ, 0.835 के साथ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.68। ठीक है, तो टी स्क्वायर कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया 1.68। अब स्क्वायर तो आपको हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाओगे, रूट लगा दो। तो 1.68 का जब आप रूट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.29 सेकेंड्स आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के 1.29 सेकेंड्स के अंदर जो फेदर है वो मून के सरफेस पे आकर के गिर जाएगा। ठीक है, आसान था ये ना, ये वाला क्वेश्चन भी। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। बेसिकली यहाँ पे ना आपको एक इन्फॉर्मेशन बताई गई है, किसके बारे में, स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, when brakes are applied to a moving vehicle the distance it travels before stopping is called stopping distance। भाई जब भी आप कभी गाड़ी चला रहे होते हो और सपोज आपने क्या करा है, ब्रेक लगाया है, ठीक है, तो ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा बहुत जो आपकी गाड़ी है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है,
इससे पहले कि वो कंप्लीटली क्या हो जाए, रुक जाए। भाई आपने ब्रेक लगाया है, ऐसा थोड़ी ना हो कि आप जो है ना ब्रेक लगा रहे हो और जिस समय आपने ब्रेक दबाया उसी समय आपकी गाड़ी क्या हो जाए, रुक जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद आपकी गाड़ी जा कर के रुकती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इस बीच जब आपने ब्रेक लगाया है और जब तक आपकी गाड़ी फाइनल उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, उस बीच गाड़ी थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर स्टॉपिंग, यानी कि रुकने के पहले जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसी को हम बोल देते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी दैट इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग। ठीक है, a car traveling at a speed of this much suddenly applies the brake with the deceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो डिसेलरेशन है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, डिसेलरेशन दूसरा नाम होता है किसका, नेगेटिव एक्सेलरेशन का, या अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिटार्डेशन भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास एक कार थी जो कि इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर के साथ ट्रैवल कर रही थी। सडनली क्या लगाया गया, ब्रेक्स लगाए गए। तो अभी अभी हमने आपको क्या समझाया था कि जब ब्रेक्स लगते हैं तो वो किसका केस होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन का। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और हमसे यहाँ पे बोला गया है फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि कार की वेलोसिटी 0 होने तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो एस यहाँ पे आपको बताना है। इनिशियल वेलोसिटी साफ साफ दी गई है सवाल में, कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर है। फिर इसके बाद में एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन हुआ हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या मैंने आपको बताया है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में हमने अभी अभी देखा था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी सवाल करे थे ना सॉल्व, वो सब किसके थे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के थे। तो इसीलिए आप एक्सेलरेशन के जो भी वैल्यू थी उसके साथ आप पॉजिटिव साइन लगा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे केस किसका है, अब यहाँ पे केस है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, यानी कि यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू दी गई है उसके साथ आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्यों, जब तक आप नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तब तक आपके एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि क्या बच्चे को ये पता है कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। जैसे ही आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया तो एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाएगा कि अरे इस बच्चे का कंसेप्ट तो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर है। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एस निकालना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है, कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 नहीं, यहाँ पे आपको -5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यू आपको गिवन है। अब देखो यू जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो एक कन्वर्जन सीख लो, जब भी आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर दोगे। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। 18 4 जा कितना होता है, 18 4 जा होता है 72, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपने 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। सिमिलरली अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो देखते हैं करके। 20 मीटर पर सेकंड को अब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, तो 5 4 जा 20, 18 4 जा कितना होता है 72 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, तो ये कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है, इसको ध्यान में रखना। तो अब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी तो हम सबको पता है कितनी होने वाली है, अल्टीमेटली 0 ही होने वाली है। एक्सेलरेशन दिया गया है, एस निकाल लेते हैं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे हम आसानी से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। क्यों, v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, s निकालना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। v कितना है, v यहाँ पे हम बोलते हैं कि 0 होने वाला है तो 0 का स्क्वायर कर दो, माइनस
इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकाली है मीटर पर सेकेंड में 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, क्या +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, हम लिखेंगे -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा -5 इंटू डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो तो निकालना ही है, चलो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या s, कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 कितना करोगे आएगा 400 आएगा, ठीक है। तो -400 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 टू कितना होता है 10 होता है ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ -10s। -10s क्यों लिखा है भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस है ना, तो -5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा -10 आएगा। ये 0 से ये 0 चला गया, बचा कितना, देखो LHS का जो नेगेटिव साइन है वो RHS के नेगेटिव साइन से कट जाएगा, ये कटा इससे, तो बचेगा कितना s इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। आ गया आपका आंसर। आपकी जो कार थी वो इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रही थी, ब्रेक्स अप्लाई करे और हम बोलते हैं कि उसमें रिटार्डेशन आ गया, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आया। हमको बताना है कि इससे पहले कि हमारी जो कार है वो रुके उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इस तरीके से आप बता दोगे, इस तरीके से सॉल्व करके कि भाई आपकी जो कार है उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि आपकी इस कार का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना होगा 40 मीटर होगा। कई बार सवाल में जो है ना इतनी कहानी नहीं लिखता है, इतनी कथा नहीं लिखता है, वो डायरेक्टली ये पूछता है कि कार ने ब्रेक्स लगाए, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी और एक्सेलरेशन उतना हुआ, अब कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस बाबा होता क्या है, वो वाला डिस्टेंस जो कि ब्रेक्स को अप्लाई करने के बाद में, इससे पहले कि आपकी जो कार है या जो भी आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, उस बीच जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बाइक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 35 मीटर्स, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक। ये भी एकदम क्या है, इजी सा क्वेश्चन है। रेस्ट बताया गया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर इसके बाद में कितनी स्पीड पकड़ी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन ही पूछा गया है। डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल कर लिया है 35 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, या s कितना हो गया है यहाँ पे 35 मीटर्स हो गया है। क्या करोगे, आपको a निकालना है, आपको u गिवन है, v गिवन है, s गिवन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v कितना हो जाएगा भाई 7 का स्क्वायर कर दोगे, u तो है 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, s कितना है यहाँ पे 35 है, 7 7 जा 49 होता है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू 35, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 2 जा 10 कर दोगे भाई, 7 से यहाँ पे आपने क्या करा है काटा है, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 5 इंटू 2 कर दो ना, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 7 इज इक्वल्स टू 10a, 10 को आप 7 के नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा 7/10 इज इक्वल्स टू a, तो a कितना हो जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया होगा। चलो जी, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग द रनवे फॉर एन एयरपोर्ट ऑफ द प्लेन्स that will use the airport, the lowest acceleration rate is likely to be 3 meter per second square। यानी कि सवाल में आसानी से यहाँ पे हमको बता दिया है कि एक्सेलरेशन कितना गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। द टेक ऑफ स्पीड फॉर दिस प्लेन विल बी 65 मीटर पर सेकेंड। Assuming this minimum acceleration, what is the minimum allowed length of the runway? यानी कि डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है और जिस समय उसने टेक ऑफ लिया है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, देखो 65 मीटर पर सेकेंड है, यही तो सवाल में दिया गया है। द टेक ऑफ स्पीड फॉर दिस प्लेन विल बी 65 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जिस स्पीड के साथ प्लेन ने टेक ऑफ किया है वो स्पीड कितनी है 65 मीटर पर सेकेंड, और वो स्पीड कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो v इज इक्वल टू कितना गिवन है 65 मीटर पर सेकेंड गिवन है। अब कार जो हमारे पास एयरप्लेन है वो क्या होगा, रेस्ट से ही तो स्टार्ट होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0 होगी। तो ये वाला तो हम क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर ही चुके हैं। u गिवन है, v गिवन है, a निकालना, a गिवन है, s निकालना है। अगेन हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना हो जाएगा 65 का स्क्वायर कर देना, u तो हमारा गिवन है तो उसको अब हम नहीं लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई 3 गिवन है, और डिस्टेंस तो हमको निकालना ही है। क्या करेंगे,
इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। कितना आंसर आ जाएगा कुल मिलाकर के? आपका आ जाएगा 65 इंटू 65 कितना होता है? 425 होता है। तो 425 इज इक्वल टू 3 2 6 s। तो s की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 4225 डिवाइडेड बाय कितना? 6। तो जब आप 422/5 को डिवाइड करोगे 6 के साथ तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 704 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? डिस्टेंस किया है 704 मीटर ट्रैवल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, कर चुके हैं ऑलरेडी हम। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कार ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड skids to a stop in 5 seconds. Determine the skidding distance of the car. यानी कि कार थी जो कि इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद में हुआ क्या? अल्टीमेटली आकर के वो रुक गई। रुकने का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। कितने टाइम में रुकी है? 5 सेकेंड में रुकी है। तो टाइम उसने कितना लिया है? 25 से 0 वेलोसिटी होने में 5 सेकेंड लिया है। डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड या थर्ड इक्वेशन का यूज करके एस निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल कितनी है? 0 है। इनिशियल कितनी है? 25 है। टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड लगा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -25/5 इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए था कि भाई अल्टीमेटली गाड़ी क्या कर रही है? रुक रही है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब एक्सेलरेशन निकाल करके मैंने छोड़ दिया है आपके लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? होमवर्क है। इतने सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं तो मुझे लगता है इसके आगे का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, और एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया। कितना आया है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे ये आपको मुझे बताना है। कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो कि मैम डिस्टेंस ट्रैवल हमारा इतना इतना आया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है कि अब आप सभी लोग कर लोगे, क्योंकि इस पैटर्न पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बेसबॉल इज popped straight up into the air and has a hang time of 6 seconds. हैंग टाइम का मतलब क्या होता है कि वो वाला समय जब तक कि जो भी बॉल है या जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो हवा में रहे। ठीक है, तो जो बॉल है वो हवा में कितनी देर तक रही? 6 सेकेंड्स के लिए रही। डिटरमाइन द हाइट टू विच द बॉल राइजेज बिफोर इट रीचेज इट्स पीक। अब ये पीक का मतलब क्या है? पीक का मतलब ये है कि बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। कौन सी वाली वेलोसिटी? फाइनल वाली वेलोसिटी। हिंट क्या दिया गया है? द टाइम टू राइज टू द पीक इज 1/2 द टोटल हैंग टाइम एंड g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसको स्क्वायर कर लेना। देखो कई बार क्या होता है ना कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सवाल में अपने आप बोल देते हैं कि g की वैल्यू आप कितनी ले लो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। ठीक है, हाँ, और अगर सवाल में नहीं दिया गया है तो आप हमेशा g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, अगर दिया है तो ले लो, वरना जो एक्चुअल वैल्यू है आप वही लोगे। तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी गिवन है? g की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि ये जो g है इसको हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होती है, तो जी क्या जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे और कभी ना कभी ऊपर जाकर के उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी छोटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से। इस केस में आप जी कैसा लोगे? जी लोगे नेगेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद में हमसे बोला गया कि हमें बताना क्या है? हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितने हाइट तक बॉल गई है। ठीक है, बॉल कितने हाइट तक गई है, तो बेसिकली यहाँ पे हमको हाइट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पढ़ो और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। सवाल में हमसे ये बोला गया है कि टोटल पूरे अगर उसकी जर्नी को हम देखें तो बॉल जो है कुल मिला करके 6 सेकेंड्स तक हवा में रही है। हैंग टाइम का मतलब वही होता है कि कितने देर तक बॉल जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कितनी देर के लिए हवा में था। तो 6 सेकेंड्स के लिए जो बॉल है वो कहाँ थी? हवा में थी। ठीक है, और
आप बोल सकते हो कि पीक तक पहुंचने के लिए, यानी कि जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उस हाइट तक पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगा है, सवाल में हिंट भी दिया गया है कि हैंग टाइम का आधा लगा है। हैंग टाइम कितना है, 6 सेकेंड्स है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो 3 सेकेंड्स हमारी बॉल को लगे हैं अपनी वेलोसिटी 0 करने में, या आप बोल सकते हो कि एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने में। तो टाइम कितना लगा है, टाइम यहाँ पे हम लिख देते हैं, टाइम लग गया है 3 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं दिया है, लेकिन हाँ फाइनल वेलोसिटी हमको पता है कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जी यहाँ पे हमको पता है कितना होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और साथ ही साथ हमको यहाँ पे क्या निकालना है, h निकालना है, यानी कि कितनी हाइट बॉल ने हमारी ट्रैवल करी है वो हमें निकालना है। अब अगर हम बात करें अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस की, तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं। कौन सी ऐसी इक्वेशंस ऑफ मोशन है जहाँ से आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड या हाइट ट्रैवल्ड निकाल सकते हो, तो सेकंड और थर्ड वाले में, ठीक है ना। सेकंड वाली कौन सी होती है, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है इसलिए हम जी एक ही जगह पे जी लिख रहे हैं। सिमिलरली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, है ना। तो इस अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को देखें तो दोनों से ही हम h को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेकंड वाली की, तो सेकंड वाले में हमको क्या चाहिए है, टाइम भी चाहिए है और हमको g भी चाहिए है और u भी चाहिए है। चलो g और t तो दिया गया है, लेकिन हमें u नहीं दिया है। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमको क्या चाहिए है, h को निकालने के लिए u चाहिए है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी चाहिए है। तो अब क्या करें, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। तो एक काम करते हैं, किसी ना किसी तरह हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो उसके बाद में हम सेकंड या थर्ड इक्वेशन का यूज करके h निकाल लेंगे। कैसे, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है ना। v कितना है, अल्टीमेटली 0 ही होने वाला है, और u हमें निकालना है, प्लस g कितना लेना है हमको, यहाँ पे g लेना है हमको -10। हमेशा ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, जा कहाँ रही है उसके हिसाब से आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन रखना है। सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल मोशन में रिटार्डेशन हो रहा है तो उस समय आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव रखना है। तो साइन को यहाँ पे रखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बॉल कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने -10 लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद में टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 3 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, u को हम RHS से LHS में ले आते हैं। RHS में u का साइन क्या है, पॉजिटिव है, जब वो LHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -u इज इक्वल्स टू -10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -30। तो ये हो जाएगा -30। LHS के नेगेटिव से RHS का नेगेटिव साइन कट गया, तो बचा कितना, u इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। कैसे निकाली हमने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके। अब हम क्या करते हैं, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हाइट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो v तो यहाँ पे हमारा अभी भी क्या है, 0 ही है। इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी कितनी निकाली है, 30 निकाली है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 30 इंटू 30 करेंगे इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी कितना लिया है भाई, जी हमने लिया है -10 और h तो हमको निकालना ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, और बगल में लगा दो 2 0, तो ये कितना हो गया, -900 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10 इंटू 2 -20। तो ये हमने लिख दिया -20 इंटू में h। RHS का नेगेटिव साइन LHS के नेगेटिव साइन से कट गया, एक 0 यहाँ का दूसरे 0 से कट गया, बचा कितना, h इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 मीटर्स। मीटर्स में ही आ रहा है ना आंसर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हाइट हमारी कितनी आ गई है, 45 मीटर्स आ गई है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने एक भी जगह साइन नहीं रखा होता तो आपकी जो हाइट है ना वो नेगेटिव में आती। क्या कभी कोई हाइट नेगेटिव में आ सकती है क्या भैया, कि अगर कोई बॉल जो है ना ऊपर जा रही है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव हाइट, भाई हाइट नेगेटिव इसका मतलब क्या, कि डिस्टेंस नेगेटिव है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
तो यहाँ पे साइन को रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हाइट हमारी कितनी आ गई है 45 मीटर्स, यानी कि जो हमारी बॉल है वो 45 मीटर्स तक गई है और उसके बाद में जाकर के उसकी पीक आई, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कितने टाइम में हुआ? 3 सेकेंड्स में हुआ। टोटल बॉल हमारी कितनी देर तक हवा में थी? 6 सेकेंड्स में थी। हमें कैसे पता चला? क्योंकि सवाल में दिया गया था कि हैंग टाइम कितना है बॉल का? 6 सेकेंड्स का, यानी कि टोटल अपनी पूरी जर्नी में जो बॉल है वो 6 सेकेंड्स के लिए हवा में रही है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इधर पे। आनंद लीव्स हिज हाउस एट 8:30 AM फॉर हिज स्कूल। 8:30 बजे सुबह आनंद अपने स्कूल के लिए निकलता है। द स्कूल इज 2 किलोमीटर्स अवे एंड क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, यानी कि सपोज आनंद अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है। कितने बजे निकलता है? सुबह के 8:30 बजे। और जो उसका स्कूल है वो उसके घर से कितने डिस्टेंस पे है? 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और उसके स्कूल में क्लास कब स्टार्ट हो रही है? एग्जैक्टली 9 बजे हो रही है, यानी कि ठीक आधे घंटे बाद। इफ़ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, if he walks at a speed of 3 km per hour for the first kilometer, at what speed should he walk the second kilometer to reach just in time? फिर इसके बाद में हमसे बोला गया कि पहले किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर की थी। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड क्या हो ताकि वो अपने स्कूल टाइम पे पहुँचे। कितने टाइम पे पहुँचे? तो 9 बजे पहुँचे। क्या आपको पूरा क्वेश्चन का फ्रेम समझ में आ रहा है कि आनंद अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है, कितने बजे जाता है? सुबह 8:30 बजे उसने अपनी जर्नी शुरू करी। उसके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर का है। ठीक है, उसकी क्लास कब स्टार्ट हो रही है? 9 बजे, यानी कि उसको आनंद को ठीक आधे घंटे में अपने घर से स्कूल पहुंचना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर का है। तो फर्स्ट किलोमीटर में उसकी स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर की थी। अब सवाल यह है कि नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आनंद की स्पीड कितनी हो कि वो अपने स्कूल टाइम पे पहुंच जाए, यानी कि ठीक आधे घंटे बाद पहुंच जाए। तो कैसे पता करेंगे? चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं क्या? स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमको स्पीड कितनी दी गई है? स्पीड इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली स्पीड यहाँ पे कितनी गिवन है? पहली स्पीड यहाँ पे हमको गिवन है 3 किलोमीटर। तो बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहले किलोमीटर में जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर की थी तो उस टाइम या उस स्पीड को, या बोल सकते हो कि उतने स्पीड में उसने जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल किया। भाई आपको स्पीड बताई गई है और आपको डिस्टेंस बताया गया है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से आप ये पता करो सबसे पहले कि उसने पहला किलोमीटर कितने देर में ट्रैवल किया है। कैसे निकालोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, लेकिन पहले किलोमीटर में उसकी स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर थी। तो डी की जगह पे आप क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। और यहाँ पे स्पीड कितनी रखोगे? 3 रखोगे। तो आपके पास टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया है 1/3 आवर। 1/3 आवर का मतलब क्या होता है? 1/3 आवर का मतलब है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं ना। तो 60 का अगर आप 1/3 पार्ट ले लो तो कितना आ जाएगा? 3 2 6, यानी कि आनंद अपने घर से जब निकला 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, तो 20 मिनट में उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, उस फॉर्मूले से हमने क्या करा? टाइम निकाला कि जब आनंद की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी और उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कितने टाइम में किया? तो आंसर कितना आया? 1/3 आवर। 1/3 आवर का क्या मतलब होता है? 60 मिनट्स का 1/3 पार्ट। तो 60 मिनट्स का 1/3 पार्ट कितना होता है? 20 मिनट्स होता है। यानी कि जब आनंद की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर की थी और उसने जो है ना 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितनी देर में ट्रैवल किया? 20 मिनट में ट्रैवल किया। टोटल उसके पास थे कितने मिनट्स? 30 मिनट थे। भाई उसके वो अपने घर से सुबह 8:30 बजे निकला था, उसको स्कूल कब तक पहुंचना था? 9 बजे तक पहुंचना था। तो टोटल उसको आधे घंटे में अपने घर से स्कूल पहुंचना था। अब आधे घंटे मतलब क्या? 30 मिनट है ना। 30 मिनट में से 20 मिनट में वो केवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर पाया है।
तो सवाल ये है कि अब उसकी स्पीड कितनी हो जाए कि वो नेक्स्ट 10 मिनट्स में अपने स्कूल पहुंच जाए, यानी कि जो रिमेनिंग 1 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कवर कर ले। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे की कहानी को, तो 10 मिनट्स का मतलब क्या होगा, 10 मिनट्स का मतलब कितना है, कितना घंटा। तो देखो जैसे कि हमने इसका निकाला था ना कि 60 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स। तो अब हमारे पास कितने मिनट्स हैं, 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट में कितने घंटे आएंगे, तो 60 इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कट गया, बचा कितना, x इज इक्वल्स टू 1/6r। जैसे हमने 20 मिनट्स निकाला था ना, वैसे ही हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, अब 10 मिनट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, या बोल सकते हो 60 का 1/3 पार्ट कितना आया, 20 मिनट्स आया। ठीक है, तो 10 मिनट्स में 60 का कितने पार्ट्स आएंगे, तो 60 इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1/ कितनी आ गई, 6r आ गई। तो कुल मिलाकर के जो आनंद है उसको 1/6r टाइम में रिमेनिंग 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ देख लेते हैं हम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है, टाइम कितना है, 1/6। ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बस ये हमें पता करना था कि आनंद, बेसिकली आनंद अपने घर से चला, 8:30 बजे चला, आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में उसको अपने स्कूल पहुंचना है। फर्स्ट किलोमीटर जो है, टोटल डिस्टेंस कितना था, 2 किलोमीटर का था। फर्स्ट किलोमीटर उसने आप बोल सकते हो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रैवल किया। ठीक है, कितना टाइम लगा, तो आपने यहाँ पे निकाला 1/3r। कैसे निकाला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। ठीक है, तो स्पीड कितनी थी, बेसिकली टाइम कितना है, 1/3r। 1/3r का क्या मतलब होता है, 60 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा, 20 मिनट। तो 20 मिनट में उसने केवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब उसको नेक्स्ट 10 मिनट्स में रिमेनिंग 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो कैसे करेगा, 10 मिनट 30 में से 20 माइनस कर दो तो बचा कितना, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स 60 का कितना पार्ट होगा, तो 1/6 पार्ट होगा। तो कुल मिलाकर के आनंद को 1/6 में अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। तो कैसे करेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius this much, 42.250 kilometer approximately. Calculates its linear velocity if it takes 24 hours to revolve around the sun. तो यहाँ पे वेलोसिटी हमको निकालनी है। वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी हम सबको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर रहा है, रेडियस कितना है, रेडियस है 42.250 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमती होगी। तो सर्कुलर ऑर्बिट का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। तो 2 इंटू πr, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3.14 लिख सकते हैं। रेडियस कितना है, 42.250 किलोमीटर। डिवाइड कर दो टाइम के साथ, टाइम कितना यहाँ पे गिवन है, 24 आवर्स गिवन है। क्या करोगे, नीचे इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.05 किलोमीटर। ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपकी कैलकुलेशंस को चेक करने का क्वेश्चन है कि आपको बाकायदा पूरे अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई या डिवीजन करना आता है या नहीं आता है। बाकी तो बहुत ही ईजी सवाल था, बस आपको जो है ना डिस्टेंस निकालना था। बेसिकली आपको स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला रखना था। डिस्टेंस में आप क्या रखोगे, 2πr रखोगे, टाइम में कितना रखोगे, 24 घंटे रखोगे। बाकी यहाँ पे कन्वर्जन की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और टाइम भी आवर्स में दिया है। तो ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही आसान था करना। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा याद रखना कितना रखोगे, 2πr रखोगे। ठीक है, और ये कौन सी वेलोसिटी है, ये है आपकी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, On a 100-kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 70 kilometer so as to average
स्पीड कितनी हो जाए, वो 40 किलोमीटर पर आवर, इसको आप काट देना, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जानी चाहिए एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप। यानी कि हुआ क्या, एक 100 किलोमीटर लंबा ट्रैक था, ठीक है। फिर इसके बाद में उस 100 किलोमीटर लंबे ट्रैक में ट्रेन ने 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर कितने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। फिर इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि अब ट्रेन कितने फास्ट चले कि जो रिमेनिंग 70 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करते करते उसकी जो एंटायर ट्रिप की एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो यहाँ पे ये सवाल है किसका, एवरेज स्पीड का। अब मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि पूरे एंटायर ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जानी चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर हो जानी चाहिए। तो क्यों ना हम LHS में क्या लिख दें, 40 किलोमीटर पर आवर लिख दें, इज इक्वल्स टू हमारा जो ट्रैक है वो कितना लंबा था, टोटल 100 किलोमीटर का था। भाई फर्स्ट 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रैवल किया, रिमेनिंग 70 को पूछा जा रहा है कि जो रिमेनिंग 70 किलोमीटर है उसको किस स्पीड के साथ ट्रैवल करें ताकि एंटायर ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी आ जाए, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल ट्रैक है वो कितना लंबा था, 100 किलोमीटर का था, ठीक है। अब टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है इस पूरे 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो देखो जो फर्स्ट 30 किलोमीटर है, फर्स्ट 30 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट 30 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना आ जाएगा, T1 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 30 दैट विल बी इक्वल टू 1 आवर। तो 1 घंटे में हमारी ट्रेन ने जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो जा रही थी तो फर्स्ट 30 किलोमीटर्स को उसने कवर कर लिया था। तो यहाँ पे हम टोटल टाइम में एक टाइम तो हमारा आ गया है, T1 आ गया है, ठीक है। तो T1 कितना आया है, 1 आया है, प्लस हम बोल रहे हैं T2। T2 कौन सा टाइम है, ये वो वाला टाइम है जो कि ट्रेन को लगा है रिमेनिंग 70 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। अब T2 को हम नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उस केस में हमको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पता है, कितना पता है, 70 किलोमीटर हमें डिस्टेंस पता है। बाकी इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के दौरान ट्रेन की स्पीड कितनी है वो भी हमको नहीं पता। तो ना स्पीड पता है ना हमको टाइम पता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम केवल T2 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे के पूरे टर्म को हम कहाँ ले जाएंगे, LHS में ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 40 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 100। ब्रैकेट खोल देंगे तो सबसे पहले 40 मल्टीप्लाई होगा 1 से, कितना हो जाएगा 40, प्लस ये 40 मल्टीप्लाई होगा T2 से, कितना हो जाएगा 40 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 100। अब इस 40 को हम ले जाएंगे कहाँ, RHS में, कितना हो जाएगा 40 T2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40, कितना हो जाएगा ये 100 माइनस 40 60 होता है। तो T2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 40, इस वाले 40 को हम RHS में लेकर के चले गए हैं। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, बचा कितना, T2 इज इक्वल्स टू 3/2। 3/2 कितना हो जाएगा भाई, 3/2 हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर आप सभी को हो गया होगा कि हमारा T2 टाइम कितना आया है, 1.5 आया है, ठीक है। अब जब आपको टाइम पता है कि रिमेनिंग 70 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, 1.5 आवर लगा, तो क्या आप रिमेनिंग 70 किलोमीटर को जब ट्रैवल किया गया है तो कितने स्पीड के साथ ट्रैवल किया है, क्या आप ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। करना क्या है, दोबारा से हम बोलते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हम फॉर्मूला लगा देंगे। स्पीड ही तो हमको निकालनी है, डिस्टेंस कितना है 70 है और हमारे पास टाइम कितना है, टाइम आया है हमारे पास 1.5। तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा एक दूसरा वाला 0, ठीक है। 5 से ये हो सकता है कि डिवाइड, बिल्कुल हो सकता है। ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, ये कितना हो जाएगा 700 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो 5 1 जा 5,
5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा कितना 140। तो स्पीड इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू हम बोलते हैं कि 140 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी। इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो इधर पे 3 4 जा 12, ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, डेसिमल आएगा 3 6 जा 18, यही चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के नेक्स्ट 70 किलोमीटर्स के लिए आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मतलब आपकी ट्रेन की कितनी हो जाएगी 46.66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब नेक्स्ट रिमेनिंग 70 किलोमीटर्स के लिए जब ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 46.66 किलोमीटर पर आवर होगी, तब जाकर के एंटायर ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान सवाल था, हमें बस इतना याद रखना है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमें एवरेज स्पीड पता थी, कितनी पता थी 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करने वाले हैं, पहले 30 बाद में 70 यानी कि 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल टाइम में हम कैसे निकाल सकते हैं, T1 प्लस T2 निकाल सकते हैं। T1 क्या है, ये वो वाला टाइम है जो कि फर्स्ट 30 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने में लगा है। T2 क्या है, ये वो वाला टाइम है जो कि रिमेनिंग 70 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगा है। तो फर्स्ट हमने T1 कैसे निकाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से, क्योंकि वहाँ पे हमको स्पीड भी पता है डिस्टेंस भी पता है। तो T1 कितना आ जाएगा 30/30 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 घंटा। अब T2 हमें नहीं पता है, तो हमने T2 की जगह पे बस सिंपली T2 लिख दिया है। इस पूरी इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास T2 कितना निकल करके आया 1.5 आवर, यानी कि हमारी ट्रेन को जो नेक्स्ट 70 किलोमीटर्स है उसको कितनी देर में ट्रैवल करना है, 1.5 आवर्स में ट्रैवल करना है। तब जाकर के एवरेज स्पीड कितनी होगी एंटायर ट्रिप की 40 किलोमीटर पर आवर होगी। अब जब आपके पास सेकेंड ट्रिप का क्या डिस्टेंस कवर्ड आपको पता है, जब आपको टाइम कितना लगा है ये पता है, तो सेकेंड जो डिस्टेंस है उसके लिए आप स्पीड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो दोबारा हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दिया और कुल मिलाकर के सॉल्व करने पर कितना आया 46.66 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक्स 7 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड 2 किलोमीटर्स इन 1 आवर इन द सेम डायरेक्शन। एक आदमी जो है 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने देर में, 2 घंटे में, और उसी डायरेक्शन में वो नेक्स्ट 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी देर में, 1 घंटे में। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैन्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अभी समझाया मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 7 + 2 9, और टाइम कितना लगा है 2 + 1 3। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 9 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना आ गया 3 घंटे, बचा कितना 3 से गया कितना बचाएगा 9, तो 9 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे आदमी की। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द मैन्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऊपर आपसे स्पीड पूछी गई थी एवरेज स्पीड, इसलिए आपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिया था। लेकिन जब बात आती है किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्टेंस नहीं देखेंगे, पाथ फॉलोड नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमारे आदमी ने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी, पॉइंट ए से करी थी, फिर वो कहाँ पहुंचा, पॉइंट बी पर पहुंचा। पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7 किलोमीटर। क्या 7 किलोमीटर यानी कि पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, बिल्कुल नहीं किया, वो सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। कहाँ तक पहुंचा, पॉइंट सी तक पहुंचा। तो अल्टीमेटली उसकी जर्नी रुकी कहाँ, पॉइंट सी तक पहुंची। इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन क्या हो गई सी, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, यही वाला तो है एसी। एसी कितना है 7 + 2 किलोमीटर यानी कि 9 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी कितना है 9 किलोमीटर्स है। टाइम कितना लगा है, 3 घंटे लगे हैं, तो 9/3 कर देंगे कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि वेलोसिटी भी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड भी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर है। क्यों आ रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधे 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 चल रहा है, उसने कहीं से लेकर कहीं तक अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। अगर डायरेक्शन चेंज किया होता तो तुरंत से हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्टेंस से अलग होता,
और अधिकतर कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा ही होता है। बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि मोशन अभी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है, चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में एक बंदा 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कितनी देर में किया है, 2 घंटे में किया है। एंड देन 2.5 किलोमीटर वेस्ट इन 1 आवर, यानी कि अच्छा खासा हमारा बंदा जो है ना सीधे 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 जा रहा था। कहाँ में जा रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में जाता जा रहा था। पॉइंट बी तक पहुंचा, तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 7 किलोमीटर। कितनी देर में ट्रैवल किया है, 2 घंटे में ट्रैवल किया है। अब बी पे पहुंचने के बाद हुआ क्या, वो वापस गया। वापस कहाँ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, वेस्ट। इनिशियली कहाँ जा रहा था, ईस्ट में जा रहा था, फिर अब वो कहाँ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट में जा रहा है। वेस्ट में कहाँ तक गया, पॉइंट सी तक गया। तो बी से लेकर के ए तक का, सॉरी बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर हो गया। ए से बी तक का है 7 किलोमीटर और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा है 1 आवर। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैन्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। चलो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 7 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 9.5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 9.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगा है, 2 घंटे प्लस 1 घंटा, यानी कि टोटल 3 घंटे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9.5 डिवाइडेड बाय 3 घंटे। टोटल कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड 3.2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब आप 9.5 डिवाइडेड बाय 3 करोगे ना, तो आंसर कितना आएगा, 3.2 आएगा। तो 3.2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारे बंदे की। ठीक है, अब क्या बोला गया है, व्हाट इज द मेन्स एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी पूछी गई है। अभी क्या बताया था, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे माना कि मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे वेलोसिटी की, या बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट की चेंज हो रही है। पहले तो इंसान हमारा ईस्ट में ही जा रहा था, फिर उसने 2.5 किलोमीटर वेस्ट में ट्रैवल किया है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया है। तो अब यहाँ पे जो आप बोल सकते हो कि हमारी जो मैन की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो क्या हो गई, इनिशियल हो गई ए और फाइनल हो गई सी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल है ए, फाइनल है बी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो इतना पूरा है 7, है ना, और आप बोल सकते हो कि ये कितना है 2.5। तो 7 में से जब आप 2.5 माइनस कर दोगे तो आपका ए सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू 4.5 किलोमीटर। ए से बी तक का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। 7 में से 2.5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4.5। तो 4.5 हम बोलते हैं कि ए टू सी का डिस्टेंस आ जाएगा। और वही तो हमको चाहिए है। क्यों चाहिए, क्योंकि हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जब आपको डिस्प्लेसमेंट पता होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसी तो है। तो एसी तो हमने निकाला है, कितना निकाला है, 4.5 किलोमीटर निकाला है। ठीक है, तो आपने क्या करा, 4.5 किलोमीटर निकालने के बाद में डिस्प्लेसमेंट आ गया। टाइम कितना लगा है, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 घंटे। तो 4.5 जब आप क्या करोगे, 3 करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड अलग आई है, एवरेज वेलोसिटी अलग आई है। क्यों आई है, मोशन तो अभी भी स्ट्रेट लाइन का था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। उस केस में, पहले वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर था, तो इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बराबर थी। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 0.5 किलोमीटर एंड 1 आवर लेटर यू आर एट द सेम पॉइंट। व्हाट इज योर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। भाई एक सर्कुलर फील्ड है और उसमें आपने क्या किया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है और एक राउंड काटा उस फील्ड का, सर्कुलर फील्ड का, और दोबारा आप कहाँ आ गए हो, उसी पॉइंट पर आ गए हो। तो इस दौरान आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर्कुलर फील्ड का आपने राउंड काटा है, ठीक है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 × पाई × r।
आर कितना है भाई यहाँ पे 0.5 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा है 1 घंटा लगा है, ठीक है। और यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया है, टाइम भी आर में दिया है, तो किलोमीटर पर आर में आप अपनी एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन की। कितना आ जाएगा भाई, 0.5 को का डेसिमल हटा दो, कितना आ जाएगा 1/2, तो ये कट जाएगा, तो आपका जो एवरेज स्पीड है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड है आपकी, वो कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 3.14। आप चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू, भाई सर्कुलर फील्ड का जो सरकमफेरेंस है वो कितना होता है, 2πr होता है। अब आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, तो आपको अगर उस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड काटना है तो आप कैसे काटोगे, उस सर्कुलर ट्रैक के सरकमफेरेंस के अलॉन्ग ही तो मूव करोगे ना। जहाँ जहाँ सर्कुलर ट्रैक का सरकमफेरेंस है वहाँ वहाँ आप जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे और एक राउंड पूरा आप काट लोगे। तो यहाँ पे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी कितना होगा 2πr। चाहो तो पाई की जगह पे आप यहाँ पे 22/7 ना रख के 3.14 रख लो, ठीक है। तो 2 की जगह पे आपने पाई की जगह पे आपने कितना रख दिया है 3.14 रख दिया है, तो इस 2 से ये 0.5 कट जाएगा, बचेगा कितना 3.14। तो 3.14 क्या आ जाएगा, 3.14 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी। तो एक बात बताओ, सवाल में क्या दिखा था, यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस दिस मच एंड 1 hour लेटर यू आर एट द सेम पॉइंट, यानी कि जहां से जर्नी शुरू करी थी वहीं पे जाकर के खत्म कर दी, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अंडा 0, यानी कि एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी 0। तो एवरेज स्पीड कितनी आई 3.14 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 0 आएगी, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वेलोसिटी भी 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल्स 22 किलोमीटर साउथ, ठीक है। हमारी एक कार है जिसने 22 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन कहाँ किया है, साउथ में किया है। तो ये लो 22 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया गया है, कहाँ, साउथ में। फिर इसके बाद में 12 किलोमीटर डिस्टेंस वेस्ट में, बी तक पहुंचने के बाद कार ने जो है ना टर्न लिया और अब वो वेस्ट में मूव कर रही है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट ट्रेवल करने के बाद कार ने फिर से टर्न लिया और अब वो मूव कर रही है कहाँ, नॉर्थ में। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है नॉर्थ में, तो 14 किलोमीटर, ठीक है। और ये पूरा जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना 22, 12, 14, ये कितनी देर में ट्रेवल किया है, आधे घंटे में, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब क्या, जो भी उसने पाथ फॉलो किया है ना उस पाथ की लेंथ आप जोड़ते जाओ। तो सबसे पहले 22 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो 22 प्लस फिर वो कहाँ मुड़ी, वेस्ट में गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 12, फिर वो कहाँ गई नॉर्थ में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 14। तो 22 प्लस 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, नॉट 96, ये हो जाएगा, कर लो एक बार, 12 प्लस 22 प्लस 14, ये कितना हो जाएगा 2 + 2 + 4 + 8, फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है 48 किलोमीटर ट्रैवल किया है। टाइम कितना लगा है भाई, आधा घंटा। आधे घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाओ और यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ क्या बन जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30। तो कुल मिलाकर के एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी आपके कार की 96 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कैसे निकाला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, जो भी वो उसने पाथ फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ को ऐड करते जाओ। तो पहले वो 22 किलोमीटर गई कार, फिर 12 किलोमीटर गई, फिर 14 किलोमीटर गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22 + 12 + 14 यानी कि 48 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा है, आधा घंटा लगा है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड हमारे कार की। फिर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, पॉइंट ए से शुरू हुई थी, खत्म कहाँ हुई, पॉइंट डी पे हुई। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई ए, फाइनल पोजीशन क्या हो गई डी। तो ए और डी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमें वो निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, लाइन खींच दो तो ये क्या बन जाएगा AD। तो हमको क्या निकालना है, AD की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, क्या यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे,
पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे और हाइपोटेनियस निकाल लोगे। भाई ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें आपको हाइपोटेनियस की तो वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका? देखो इतना पूरा डिस्टेंस कितना है? 22 किलोमीटर है, ठीक है। इतना कितना है? 14 है। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ए बी कितना है आपका? ए बी है 22 किलोमीटर और डी सी कितना है? डी सी है आपका 14 किलोमीटर। तो आप ए ई कैसे निकालोगे? ए ई को निकालने के लिए आप क्या करोगे? ए बी माइनस डी सी कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 22 माइनस 14 आ जाएगा। 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ए ई की वैल्यू कितनी आ गई है, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 किलोमीटर आ गई है। लेकिन यहाँ पे हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे यानी कि 8 8 जा 64 करेंगे। अभी तो परपेंडिकुलर ही आया है, बेस कैसे निकालेंगे? भाई ये क्या बन रहा है पूरा? ये बन रहा है आपका ट्राइंगल, सॉरी नॉट ट्राइंगल, रेक्टेंगल। ये पूरा क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। तो कैसे निकालोगे? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती है। तो BC कितना है? 12 किलोमीटर है। तो DE भी कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि पर बेस कितना आ गया है? बेस आ गया है 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 8 जा कितना होता है भाई? 64 होता है। 12 12 जा कितना होता है? 144 होता है। कर दो ऐड, कितना आ जाएगा? 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 208। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना आ रहा है? 208 आ रहा है। क्या करोगे? रूट लगा दोगे, 208 का रूट लगा दो ना। तो कितना आ जाएगा? रूट लगाने पर आएगा आपका कुल मिलाकर के 14.422 किलोमीटर। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? हुआ क्या कि हमारी जो कार है, ठीक है, वो A से B तक गई, B से C तक गई, C to D तक गई, ठीक है। हमको क्या निकालना है? AD निकालना है। AD हम कैसे निकाल सकते हैं? हमको यहाँ पे यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो हम कैसे निकालेंगे? इतना पूरा कितना है? 22 किलोमीटर। ये कितना है? CD 14 किलोमीटर। तो ये क्या है? नीचे वाला रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जो CD होगा वही क्या होगा? BE हो जाएगा, है ना। तो आप AB में से या तो CD, मतलब CD की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? BE भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि CD और BE क्या है? दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं और दोनों की लेंथ कैसी है? बराबर है। तो AB में से जब आप BE माइनस करोगे तो आपके पास AE आ जाएगा, यानी कि 22 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा? 8 किलोमीटर। तो परपेंडिकुलर आ गया 8 किलोमीटर और बेस कितना आ जाएगा? बेस हम बोलते हैं कि DE इज इक्वल टू CB। क्यों? क्योंकि DE और BC क्या है? ऑपोजिट साइड्स हैं। तो BC कितना है? 12 किलोमीटर। तो DE कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 12 किलोमीटर, नॉट 1 किलोमीटर। बेस कितना आ गया? 12 किलोमीटर। दोनों का स्क्वायर करो, 8 8 जा 64, 12 12 जा 144। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 208। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 208। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा? अंडर रूट 208 कितना आ जाएगा? इतना 1.422 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार? कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आया था? टोटल डिस्प्लेसमेंट आया था हमारा 208 और टाइम कितना लगा था? आधा घंटा, 0.5। तो कुल मिला करके आ जाएगा 28.8 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 28.8 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड कितनी आई थी? 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। The driver of a train traveling at a speed of 54 km per hour applies brakes and retards the train uniformly. The train stops in 5 seconds. Another train B is traveling on the parallel road track with a speed of 36 km per hour. Its drivers applies the brakes and the train retards uniformly. Train B stops in 10 seconds. Plot speed time graph for both the trains on the same axis. Which of the trains traveled farther after the brakes were applied? दो ट्रेन है A और B। A चल रही थी 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ। तो एक काम करते हैं ना, ये किलोमीटर पर आवर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम जल्दी से क्या कर लेते हैं? मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? 54 डिवाइडेड बाय 5/18।
अभी अभी समझाया था ना मैंने कन्वर्जन। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 18 3 कितना होता है, 18 3 हम बोलते हैं कि 54 होता है, ठीक है। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड को हमने जब मीटर पर सेकंड में किया तो कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड आया। सिमिलरली जो दूसरी वाली स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। कितना आ जाएगा, 18 2 36 होता है, 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब आपने 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड को मीटर पर सेकेंड स्पीड में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, ट्रेन ए की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। जब ब्रेक्स अप्लाई करें तो ट्रेन कितने टाइम में रुकी, 5 सेकेंड में रुकी। सिमिलरली जब ट्रेन बी पे, जिसकी स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, जब उस पर ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो वो कितने देर में रुकी, 10 सेकेंड में रुकी। तो सबसे पहले तो हमको स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है दोनों ही ट्रेन के लिए सेम एक्सिस पे, और साथ ही साथ हमको बताना है कि कौन सी ट्रेन ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकी। एकदम से तो नहीं रुक जाएगी, धीरे धीरे रुकेगी ना। तो किस ट्रेन ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, यानी कि किस ट्रेन का स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम करो, स्पीड टाइम ग्राफ जो है ना प्लॉट कर लेना, ठीक है। अब जैसे कि हम ऑलरेडी ग्राफ पढ़ चुके हैं, हम टाइम को रखेंगे कहाँ, एक्स एक्सिस पे, और स्पीड को हम या वेलोसिटी को हम कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ हम बोल रहे हैं कि जो ग्राफ की जो लाइन होगी, जो स्लोप होगी, वो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती तो वीटी ग्राफ कैसे बनता, वीटी ग्राफ हम बोलते हैं कि कुछ ऐसा बनता। वेलोसिटी बढ़ती जाती तो ग्राफ हम बोलते हैं कि आगे की तरफ जाता। लेकिन यहाँ पे अब रिटार्डेशन हो रहा है। क्यों रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि दोनों ही ट्रेन्स पे ब्रेक्स लगाए जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारी स्लोप कहाँ जाएगी, स्लोप हमारी जाएगी कहाँ, नीचे की तरफ। तो ट्रेन ए की कैसी बनेगी स्लोप, कुछ इस तरह की, और ट्रेन बी की कैसी बनेगी, कुछ इस तरह की, ठीक है। ट्रेन ए में हम बोल रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड थी, और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद हम बोल रहे हैं कि 5 सेकंड में वो रुक गई, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ट्रेन बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, और ब्रेक्स अप्लाई करने के 10 सेकंड बाद वो जाकर के रुकी है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है। तो इसीलिए ग्राफ कैसा बनेगा, ट्रेन ए और बी का कुछ इस तरीके का बनेगा। अब पूछा गया है कि किस हमारे ट्रेन ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। और जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक काम करते हैं, एरिया अंडर ग्राफ निकाल लेते हैं, एरिया अंडर स्लोप निकाल लेते हैं। तो ट्रेन ए और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, वो हमें पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन ए इज इक्वल्स टू, ट्रेन ए कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एरिया अंडर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आर एस, एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, ओ आर, ये वाला बेस हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, ओ एस हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ इंटू 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 37.5 मीटर। सिमिलरली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय ट्रेन बी, वो भी हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 10, इसकी हाइट बेस इसकी कितना हो जाएगा, बेस हम बोल रहे हैं कि इसका हो जाएगा 10, और हाइट भी इसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, इनटू क्या कर दो, 1/2 कर दो, ये कितना हो जाएगा 5। तो 50 मीटर पर सेकेंड, नॉट 50 मीटर पर सेकेंड, ये तो डिस्टेंस है ना, तो 50 मीटर। हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हम ट्रेन ए का जो एरिया है वो हम निकालेंगे। ट्रेन ए का जो ट्राइंगल है, ठीक है, वो कौन सा है, ओ आर एस, है ना। हमारी जो ट्रेन ए है उसका ट्राइंगल कौन सा है, ओ आर एस है। इस ट्राइंगल का बेस कौन है, इस ट्राइंगल का बेस है ओ आर, है ना। इस ट्राइंगल का बेस कौन है, ओ आर है, और इसकी हाइट कौन है, इसकी हाइट है ओ एस। तो ओ आर कितना है, 15, और ओ एस कितना है, ओ एस है 5। तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 5, तो 15 इंटू 5 कितना होता है 75। 75 का जब आप हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 37.5 मीटर्स, ठीक है। तो जो आप बोल सकते हो कि ट्रेन ए का
जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना आया है, 37.5 आया है, यानी कि ट्रेन ए ने आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 37.5 मीटर्स। अब हम बात करते हैं ट्रेन बी की। ट्रेन बी का ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, मतलब कि OPQ है ना। OPQ क्या है, हमारे ट्रेन बी का ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है OP। कितना है OP, 10, और हाइट कितनी है, हाइट है OQ। कितनी है हाइट, तो यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि 10 ही है। तो अब हम कैसे निकालेंगे एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 इंटू 10, ये गया, बचा कितना, 50। तो हमारे ट्रेन बी के ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना आया है, 50 आया है, यानी कि ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, 50 मीटर। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रेन ए ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 37.5 मीटर्स, और ट्रेन बी ने कितना किया है, 50 मीटर्स। यानी कि कौन सी ट्रेन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, दैट इज ट्रेन बी। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने सबसे पहले तो दोनों ही ट्रेन्स के लिए एक VT ग्राफ प्लॉट किया, और फिर हमने इस VT ग्राफ के अंदर जो स्लोप के अंडर का जो एरिया है वो हमने निकाला। एरिया ने हमको बताया कि कौन सी ट्रेन जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ग्राफ दिया गया है, कौन सा ग्राफ है ये भाई, स्पीड टाइम ग्राफ है, ध्यान से देख लेना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA के बीच में जो बेसिकली मोशन हो रहा है वो कैसा है। तो देखो जो OA लाइन है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, और वो भी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो आप बोल सकते हो क्लियरली यहाँ पे कि OA इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम एंड इट इज स्लोपिंग अपवर्ड। स्लोप भी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, फ्रॉम पॉइंट O टू A। देयरफॉर द ग्राफ लाइन OA रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है। अगर हम बात करेंगे OA की, तो OA में हो क्या रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन आप बोल सकते हो कि स्पीड कैसे इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज हो रही है, बेसिकली स्पीड मतलब क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी के इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी का चेंज होना, और अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, वहां पे कौन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना, वहां पे कौन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, यानी कि डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। लेकिन वो एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही है। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे पहुंची कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज है इसलिए एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, या आप इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। मुझे लगता है कांस्टेंट वर्ड ज़्यादा सही है ना। वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, या आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB में क्या चल रहा है भाई, AB में हम बोल रहे हैं कि जो स्पीड है हमारे ऑब्जेक्ट की वो कैसी है, वो हम बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म है। क्यों, AB इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, सो AB रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड, देयर इज नो एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B। भाई जब वेलोसिटी में स्पीड में चेंज हो ही नहीं रहा है तो फिर एक्सेलरेशन क्यों आएगा। तो A to B हम बोल रहे हैं कि ये A to B हमको क्या बता रहा है कि स्पीड कैसी है हमारी, यूनिफॉर्म है, नॉट यूनिफॉर्म, कांस्टेंट है। स्पीड यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रही है। देखो 4 सेकेंड में भी स्पीड कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड थी। 10 सेकेंड में भी स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है ना। 4 सेकेंड्स में भी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड में भी स्पीड थी कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि A to B स्पीड जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा ही नहीं, जीरो एक्सेलरेशन होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय B to C। जब ऑब्जेक्ट B to C जा रहा है तो कौन सा
मोशन है। तो भाई यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि वेलोसिटी तो अभी भी यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन जो लाइन है, जो ग्राफ की लाइन है वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। स्लोप कहाँ है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। वेलोसिटी तो यहाँ भी चेंज हो रही है, हर सेकंड पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। लेकिन चेंज कैसी हो रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। देखो ना, फाइनली सी पॉइंट तक जाकर हम बोलते हैं कि वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। इसका मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये है किसका, रिटार्डेशन का, नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस। ठीक है, बस ग्राफ को पढ़ने वाली बात है कि आप कैसे ग्राफ को पढ़ पा रहे हो। फिर इसके बाद में फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक्सेलरेशन हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो इधर पे, acceleration of the body as we see from graph O to A represents it. So the slope of the velocity time graph OA will give the acceleration of the body. Does slope या acceleration is equals to slope of line OA is equals to AD upon OA. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप क्या करोगे, वेलोसिटी चेंज निकाल लेना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, फाइनल कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो 6 माइनस ओ, टाइम कितना लगा है, 4, कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। देखो अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैम माना यहाँ पे कि O से A तक हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, A to B हम बोल रहे हैं कि जीरो एक्सेलरेशन है, तो B to C भी तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। तो फिर मैम ने यहाँ पे केवल 3/2 ही क्यों लिखा, क्योंकि भाई सवाल में एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट पार्ट में हमसे रिटार्डेशन पूछा गया है, तो अब रिटार्डेशन में हम क्या निकालेंगे, BC वाली स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो B पे हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी है, 6 है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 है। C पे हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम कितना लगा है चेंज होने में, 16 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो -6/6 इज इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन आ गया। एक्सेलरेशन कितना आया था, 1.5 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन कितना आया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब भी डिस्टेंस को निकालने की बात आती है ना ग्राफ में, तो आप क्या करो, ग्राफ लाइन के अंदर जो एरिया है, उसके अंदर जो एरिया है ग्राफ लाइन के अंदर, वो आप निकालो। तो जो एरिया आप निकालोगे वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास हमसे क्या पूछा गया है, A to B, ठीक है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा रब करूँ तो A to B हम बोल रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने, हमसे ये पूछा गया है। तो इस AB ग्राफ लाइन के नीचे का जो एरिया होगा ना, वो निकाल लो आप, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है ये मुझे कैसा दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। कौन सा स्क्वायर, तो ABED। तो आप क्या करोगे, ABED का जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपको साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, है ना। तो AD कितना है, AD हमको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, कितना है, 6 है। तो AD इज इक्वल्स टू BE भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो आप कि इतना पूरा जो डिस्टेंस है, यानी कि O से लेकर के E तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 है। O से लेकर के D तक का कितना डिस्टेंस है, 4 है। तो 10 में से, यानी कि OE में से अगर आप OD माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा DE, या फिर 10 में से 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। तो 6 × 6 कर दो, कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है भाई, 36 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा A to B गया है। क्लियर है, आई होप ये दोनों ही ग्राफ के क्वेश्चंस सभी बच्चों को समझ में आए होंगे। मुद्दा वही है कि आप किसी भी ग्राफ को कितने अच्छी तरीके से रीड कर पाते हो। ध्यान रखना, जैसे ये वाला जो हमारा ग्राफ था, ये भी कौन सा है, स्पीड टाइम ग्राफ है। इसके पहले भी जो हमने ग्राफ पढ़ा वो भी कौन सा था, स्पीड टाइम ग्राफ ही था। तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या फ़र्क होता है, कैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में क्या फ़र्क होता है, कैसे हम स्पीड टाइम ग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें कुल मिलाकर के बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है,
तो एक काम करते हैं, आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चंस की कोई लिमिट तो होती नहीं है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वाला भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस की कोई लिमिट होती नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि आप लोग फिर कंप्लेन करते हो कि मैम सेशन बहुत बड़ा है। तो इसीलिए आज के सेशन को हम यही ख़त्म कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको आप सिंसियरली हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर इसके बाद में एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको वो करते बनेगा, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।